दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लव कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर कक्षा 10 में हम विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय 1 रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया गया था, वो वीडियो लिस्ट में उपलब्ध है। आज हम रासायनिक अभिक्रिया से शुरुआत करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, ये अभिक्रिया होने के पश्चात क्या परिवर्तन होता है, दैनिक जीवन में कौन कौन सी क्रियाएं रासायनिक क्रिया के अंतर्गत आती हैं और रासायनिक अभिक्रिया लिखना सिखाएंगे। ठीक भैया, तो आइए देखा जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। हेडिंग लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन। ठीक भाई, हेडिंग पड़ गई रासायनिक अभिक्रिया। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल ले ले, जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। इनका कोई यदि एक निश्चित अनुपात में ले लिया जाए तो ये मिलकर जल का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। और जो नया पदार्थ बन रहा है उसका गुणधर्म मिलाए गए पदार्थों के गुणधर्म से बिल्कुल भिन्न होगा। जैसे हाइड्रोजन गैस जो है ये ज्वलनशील गैस है, ज्वलनशील गैस, जबकि ऑक्सीजन जो है ये आग को जलाने में सहायता करता है, आग के जलने में मदद करता है। जबकि ये दोनों मिलकर के जल का निर्माण कर रहे हैं जो कि आग को बुझाने में सहायक है, आग को बुझाने में सहायक है। तो आप देख रहे हैं दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के नए गुणधर्म वाला एक नया पदार्थ, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। समझ में आ गया होगा भाई। रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा लिखा जाए, देखेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुणधर्म वाला एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कन्फर्म हुआ भैया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाया जाता है तो आपस में मिल करके नए गुणधर्म वाला नया पदार्थ बनाते हैं। ऐसी क्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। परिभाषा तो कन्फर्म हो गया होगा भाई। आपके सामने एग्जाम्पल के द्वारा भी परिभाषा आपको बताया गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, ये क्रियाएं दो पदार्थ के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा संपन्न होती है। एक पॉइंट नोट भी लिख सकते हो नोट में, ये एग्जाम्पल रख दीजिएगा आप।
नोट में क्या लिखेंगे, रासायनिक अपक्रिया पदार्थों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप संपन्न होती है। कन्फर्म हुआ भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ लिए जाते हैं, जो पदार्थ मिलाए जाते हैं, यानी जो पदार्थ भाग लेते हैं, ऐसे पदार्थ को अभिकारक कहते हैं तथा अपक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो आप हेडिंग लिखेंगे अभिकारक का। अभिकारक क्या बताएंगे, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। कन्फर्म भैया। उत्पाद भी हेडिंग लिख लीजिए इस समय। उत्पाद का क्या परिभाषा लिखेंगे, रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझ में आ जाना चाहिए। जैसे ये रासायनिक अपक्रिया दिया, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर के जल का निर्माण किया, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्या है, अभिकारक, और जल क्या है, उत्पाद। तो यहाँ बता सकते हो, उपरोक्त रासायनिक अपक्रिया में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस क्या है भाई, अभिकारक है ना, बोलो, अभिकारक है तथा जल उत्पाद। भाई कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। कि आपके सामने रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, एग्जाम्पल के द्वारा हमने समझाया, अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, ये आपके सामने हमने रखा, परिभाषा रखा। आप इसका नोट बना लीजिए। आइए देखा जाए रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या परिवर्तन होता है। आइए देखिए, अगला हेडिंग लिखिए, रासायनिक अपक्रिया के उपरांत होने वाले परिवर्तन। रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या परिवर्तन होता है, तो इसके निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। नंबर 1 आप बता सकते हो, अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे अभी एक अपक्रिया आपके सामने रखा गया कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों को मिलाया गया तो जल का निर्माण हुआ। तो देखिए, ये गैस अवस्था है, ये भी गैस है,
लेकिन ये लिक्विड अवस्था में आ गया। तो देखिए अवस्था परिवर्तन हुआ कि नहीं, रासायनिक अपक्रिया हुआ तो ये द्रव में बदल गया। पहले क्या था, गैस, फिर किस में बदल गया, द्रव में। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हो कि अवस्था में परिवर्तन। दूसरा क्या लिख सकते हो कि रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप रंग में भी परिवर्तन होता है। जैसे आपके सामने की एग्जांपल लिया जाए, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल ले लिया जाए, CuSO4 × 5H2O। कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, यदि इसे गर्म करेंगे तो कॉपर सल्फेट मिलेगा, CuSO4 और 5H2O जल बाहर हो जाएगा। तो इसका रंग होता है नीला। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का रंग नीला होता है और गर्म करेंगे तो ये किसमें बदल जाएगा, सफ़ेद में। तो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप रंग में भी परिवर्तन होता है। गैस का निकलना, गैस का निकलना, रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप गैस भी निकलता है। अवक्षेप का प्राप्त होना। और अगला पॉइंट बता सकते हो, तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन, ये आपके सामने कुछ पॉइंट हैं जो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप परिवर्तन होता है। जैसे अवस्था में परिवर्तन हमने बताया भाई, इसके पहले जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाया गया तो जल प्राप्त हुआ। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, गैस अवस्था द्रव अवस्था में बदल गया। दूसरा क्या है, रंग में परिवर्तन। आपके सामने एक एग्जांपल रखा है, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है और इसे गर्म किया जाएगा तो कॉपर सल्फेट का निर्माण करेगा। कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल जो होता है नीले रंग का होता है, जबकि कॉपर सल्फेट सफ़ेद रंग का होता है। आगे आपको बताया गया गैस का निकलना। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में यदि हम सोडियम धातु मिला दें तो नमक का निर्माण करेगा, NaCl और हाइड्रोजन गैस को निकाल देगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस भी निकला। तो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस का भी स्थानांतरण होता है, उत्सर्जन होता है। अवक्षेप का प्राप्त होना, जैसे अभी चूना ले लिया जाए, चूना बिना बुझा हुआ चूना को पानी में मिलाया जाए तो बिना बुझा हुआ चूना बुझे हुए चूने के रूप में परिवर्तन हो जाता है और तल के मतलब कोई भी पात्र होगा, पात्र के तल में वो बैठ जाएगा, है ना भैया। और बताया गया तापमान में भी परिवर्तन होता है। रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप ताप में भी परिवर्तन होता है। जैसे बिना बुझे हुए चूने को पानी में रखा जाए तो पानी में रखने के बाद वहाँ का ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। तो सामने कुछ पॉइंट हैं जो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन होने का मतलब दिखाई देते हैं, ठीक भैया। तो आइए अगला हेडिंग, आप हेडिंग लिखेंगे, दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अपक्रियाएं, होने वाले रासायनिक अपक्रियाएं। दैनिक जीवन में निम्नलिखित रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। जैसे भोजन का पाचन, भोजन का पाचन किसके अंतर्गत आता है, रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत, ठीक भैया। दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना किसके अंतर्गत, रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत। श्वसन की क्रिया, श्वसन क्रिया किसके अंतर्गत आता है भाई, ये भी रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत आता है। आगे क्या लिखेंगे, लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना, ये सब रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत आते हैं भाई। 4 पॉइंट आप बता सकते हो, वैसे तो बहुत होते हैं लेकिन आपके सामने हमने 4 पॉइंट रखा है कि रासायनिक दैनिक जीवन में कौन कौन से अपक्रियाएं हैं, रासायनिक अपक्रियाएं जो दैनिक जीवन में होते हैं। भोजन का पाचन, हम सब भोजन करते हैं, भोजन पचता है तो भोजन का पाचन रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत, रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक अपक्रिया होती है। दूध से दही का बनना, दूध से दही का निर्माण होना भी रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत होता है। श्वसन क्रिया, जो श्वास लेते हैं, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं, ये क्रिया भी श्वसन क्रिया रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत आती है। लोहे पर जंग का लगना, लोहा खुले वातावरण में रखने से वो ऑक्सीजन से क्रिया करके जंग के रूप में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात लोहे पर जंग का लगना रासायनिक अपक्रिया है। इस तरह से आप भाई ये आप लिख चुके होंगे। तो आइए देखा जाए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो भैया अब आप हेडिंग लिखे, रासायनिक समीकरण। आपके सामने
कुछ एग्जाम्पल दे करके इसका परिभाषा बताते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिल करके साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। कार्बन डाई, ठीक भैया, एक रासायनिक अभिक्रिया लिखा गया। दूसरा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये दोनों मिल करके जल का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक है ये उत्पाद है। यहाँ ये अभिकारक, ये उत्पाद है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों को उनको सूत्रों प्रतीकों द्वारा व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कार्बन को C से व्यक्त कर दें, ऑक्सीजन को O2 से व्यक्त कर दें, तो ये बन जाएगा CO2। तो C + O2 मिल के बन गया CO2, यही रासायनिक समीकरण है। हाइड्रोजन गैस H2 और ऑक्सीजन गैस O2 मिल करके जल का निर्माण करेगा, H2O, है ना भैया। यहाँ पे 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ भी 2 से गुणा कराएंगे। रासायनिक समीकरण का संतुलन से संबंधित एक वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा है। रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, आप जाकर वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक भैया। तो ये परिभाषा रासायनिक समीकरण का क्या बताएंगे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों को उनके सूत्रों प्रतीकों द्वारा व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। लिखा जाए परिभाषा। रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों, अभिकारकों और उत्पादों को उनके सूत्रों प्रतीकों द्वारा व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस तरह से भाई रासायनिक समीकरण क्या है आपको पूरी जानकारी प्राप्त हुई। आइए हम रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण कैसे करेंगे ये सीखते हैं, ठीक भैया। तो अगला हेडिंग आप लिखा जाए रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण। तो दोस्तों आइए सीखा जाए रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण कैसे किया जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण हम इस प्रकार से करते हैं। एक मध्य योजन चिन्ह होता है, इसको हम कहते हैं मध्य योजन चिन्ह। मध्य योजन चिन्ह, इस मध्य योजन चिन्ह के दाएं तरफ उत्पाद को दर्शाते हैं और बाएं तरफ अभिकारक को दर्शाते हैं। यदि इस पर ताप, दाब या उत्प्रेरक का मतलब प्रभाव दिखाया जाए तो ताप को योजक चिन्ह के ऊपर या दाब को भी योजक चिन्ह के ऊपर या उत्प्रेरक हो तो भी हम योजक चिन्ह पर दर्शाते हैं। इसके अलावा अभिकारक की भौतिक अवस्था के साथ अभिकारक को लिखा जाता है और उत्पाद को भी उसकी भौतिक अवस्था के साथ लिखा जाता है। ठीक भैया, भौतिक अवस्था का मतलब ये है कि जैसे जो भी अभिकारक होगा किस अवस्था में रहेगा, ठोस, द्रव, गैस अवस्था में रहेगा, तो इस भौतिक अवस्था के साथ दर्शाया जाता है। और अगर दो अभिकारक है तो उसके बीच योजक चिन्ह प्लस निशान लगाते हैं, ठीक है। और दो उत्पाद अगर मिला है तो उसके बीच भी प्लस का निशान अर्थात योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्लस को योजक चिन्ह कहा जाता है। इसको क्या नाम देंगे? योजक चिन्ह। दो अभिकारक के बीच योजक चिन्ह लगाते हैं या दो उत्पाद के बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। भौतिक अवस्था की बात किया जाए
भौतिक अवस्था, यदि कोई भी पदार्थ अभिकारक चाहे उत्पाद ठोस अवस्था में है तो उसे यस लिखा जाएगा, द्रव अवस्था में है तो उसे हम यल लिखते हैं, और गैस अवस्था में रहेगा तो उसे जी से व्यक्त किया जाएगा। ये भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करने का तरीका होता है। कन्फर्म हुआ भैया। इसके अलावा अगर वो जलीय विलयन में मिले, जलीय विलयन इक्वस कहा जाता है तो इसे ए क्यू लिखा जाता है, ए क्यू। कन्फर्म हुआ भैया। और यदि गैसीय उत्पाद हो तो उसमें हम तीर का निशान लगाते हैं, तीर का सिरा ऊपर की ओर, और यदि अवक्षेप प्राप्त होता है तो अवक्षेप प्राप्त होने पर हम तीर का निशान नीचे की ओर लगाते हैं। ये इतनी स्थिति होती है किसी भी रासायनिक अपक्रिया को निरूपण करने में प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे फिर से, किसी भी रासायनिक अपक्रिया का निरूपण हम इस प्रकार से करते हैं कि योजन मध्य योजन चिन्ह के बाएं तरफ अभिकारक उसकी भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं और दो अभिकारकों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तथा मध्य योजन चिन्ह के दाएं तरफ उत्पाद लिखते हैं और उत्पाद को भी उसकी भौतिक अवस्था के साथ रखा जाता है, और दो उत्पाद अगर मिला है तो उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कन्फर्म हुआ। यदि ताप दाब या उत्प्रेरक दर्शाना है तो मध्य योजन चिन्ह के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। ये मध्य योजन चिन्ह भी दो प्रकार का होता है। मध्य योजन चिन्ह भी दो प्रकार का होता है। एक इस तरह से दर्शाया जाता है जिसे उत्क्रमणीय अपक्रिया कहा जाता है, उत्क्रमणीय अपक्रिया, और एक ऐसे तीर लगा देते हैं मध्य योजन चिन्ह तो उसे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहा जाता है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। उत्क्रमणीय अपक्रिया का मतलब है एक ऐसा अपक्रिया जिससे अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से अभिकारक बनाया जा सके। लेकिन अनुत्क्रमणीय अपक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनने के बाद उत्पाद से अभिकारक नहीं बनाया जा सकता भैया। इस तरह से आज रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर में कुछ पॉइंट आपके सामने रख करके उसे बेहद ढंग से प्रयास किया गया समझाने का। और विश्वास है कि आपको समझ में आया है। आप नोट बनाए हैं भैया, और आपसे उम्मीद है कि आप भी लाभ लेंगे और दूसरे को भी बताएंगे, अपने दोस्तों को भी बताइए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।